हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को शुभ संध्या। जल्दी जल्दी आ जाएं, जुड़ जाएं क्लास में। गुड इवनिंग सुनैना। गुड इवनिंग अनामिका वर्मा। वेरी गुड इवनिंग शाहजहां मोमीन। गुड इवनिंग मंजू, रेणु कुमारी, नेहा चौहान। आ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाएं, फटाफट से ग्रुप में शेयर करें, अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करें लिंक को, और जल्दी जल्दी आ जाएं सभी। बैकअप, बैकअप प्रिंट, बैकअप पिंक, बैक पिंक फन शॉट्स। वेरी गुड इवनिंग। मैं अच्छी हूँ मंजू, थैंक यू सो मच। फटाफट से सभी जुड़े भाई, लिंक को शेयर करें सभी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गृह प्रबंध के एक टॉपिक के ऊपर। गुड इवनिंग सपना बेटा, गुड इवनिंग आरती, गुड इवनिंग गुले राना। ठीक है, तो गृह प्रबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है निर्णयन, जिसे आप कह सकते हैं, निर्णय लेना जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग की आज हम लोग बात करने वाले हैं, और उसी से संबंधित आज कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। मैं ये उम्मीद करती हूँ, देखिए आज जितने प्रश्न आप करने वाले हैं निर्णय लेने से संबंधित, आप ये मान के चलिए 50% क्वेश्चंस इस तरह के होंगे जो आपने कभी किए ही नहीं है। कहीं भी आपको वो क्वेश्चन देखने में नहीं मिले हैं, लेकिन ये आपकी किताबों से ही क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। गुड इवनिंग रूबी बेटा, गुड इवनिंग दीपिका यादव, इंदु वर्मा, आरती तिवारी, सभी लोगों को शुभ संध्या। हम लोग शुरू करते हैं, जैसे जैसे स्टूडेंट्स जुड़ेंगे हम बातें भी करते रहेंगे, ठीक है ना। गुड इवनिंग संग्राम कुमार, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को वो लाइक जरूर करें, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, सो दैट आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस जो हमारे विषय से संबंधित, जो हमारी परीक्षाओं से संबंधित, कुछ ऐसे हमें इंटीमेट आपको करना होता है, तो देखिए माध्यम वही है। अगर आप ग्रुप में हैं तो बहुत ही ईजी वे में हम आपसे कन्वे कर पाते हैं जो भी मैसेज हमारे पास होता है। ठीक है मनीषा, गुड इवनिंग। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर जैसे जैसे स्टूडेंट्स आएंगे हम बातें भी करते रहेंगे। देखिए, पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। पहले नंबर का क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 आपके सामने है, व्यवस्थापन की क्रिया उपयोगी है। ठीक है, जो हम लोग मैनेजमेंट प्रयोग में लेते हैं, मैनेजमेंट शब्द प्रयोग में लेते हैं, तो ये जो मैनेजमेंट शब्द है, या जो हम गृह प्रबंध के अंतर्गत ये जो प्रबंधन की प्रक्रिया प्रयोग में लेते हैं, ये उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? समस्या के निराकरण के लिए उपयोगी है, विकल्पों के चयन के लिए उपयोगी है, दोनों के लिए उपयोगी है, या इनमें से किसी के लिए उपयोगी नहीं है। बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यदि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप है इस तथ्य को लेकर के, आप बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे। बहुत सरल प्रश्न है। आप 1 लिखेंगे, 1 के बाद ABCD, जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगता हो आपके क्वेश्चन के आंसर देने के अकॉर्डिंग, आप उस ऑप्शन को वहां पे जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। गुड इवनिंग मनीषा, बहुत दिन बाद मेरे दर्शन हुए। अभी पिछले मंडे में मिली थी, शायद आप नहीं आए होंगे। नरेश चौधरी, गुड इवनिंग बेटा। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दे रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स दे रहे हैं सभी सी मुझे बता रहे हैं, व्यवस्थापन की क्रिया। ठीक है, व्यवस्थापन की क्रिया की बात की जा रही है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यहां बात कर रहे हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की। तो जब प्रोसेस ये शब्द जहां पे प्रयोग लिया जाता है, प्रोसेस का मतलब ही होता है, प्रक्रिया का मतलब ही होता है, इसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं क्या है, समाहित होती हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज
क्या होती हैं, बहुत सारी क्रियाएँ जो है इसके अंदर समाहित होती, इसीलिए हम इसे प्रक्रिया शब्द से संबोधित करते हैं, ठीक है? तो व्यवस्थापन की क्रिया उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है? तो समस्या के निराकरण के लिए, यस बिल्कुल। हमारे गृह से संबंधित, घर से संबंधित, घर के सदस्यों से संबंधित, जितने भी हमारी योजनाएँ हैं, उनसे संबंधित किसी भी तरीके की यदि कोई भी समस्या होती है, तो जब हम उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो यस जो मैनेजमेंट पार्ट है हमारा क्या है? यहाँ पे उपयोगी सिद्ध होता है। दूसरा, विकल्पों के चयन के लिए हमारे पास किसी भी कार्य हेतु, किसी भी योजना हेतु, किसी भी समस्या के समाधान हेतु अलग-अलग तरीके के बहुत सारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। अब ये जो व्यवस्थापन की प्रक्रिया है, ये हमें एक ऑप्शन देता है। क्या ऑप्शन देता है? कि हम उतने सारे विकल्पों में से या उतने सारे ऑप्शंस में से हमारे घर के लिए, हमारे घर के सदस्यों के लिए, हमारे परिवार के स्तर को बढ़ाने के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम कौन-सा चुनें। तो ये कहीं न कहीं व्यवस्थापन के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इस तरीके से उपरोक्त दोनों के लिए ऑप्शन क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये ऑप्शन चूज़ किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि जो हमारे क्वेश्चंस की बोहनी हुई है, वो शानदार हुई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। व्यवस्थापन की प्रक्रिया के विभिन्न सोपान, ठीक है? जो हम अभी जो है मैनेजमेंट प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो इसके बहुत सारे अलग-अलग चरण होते हैं। मैंने आपसे जैसे कि ज़िक्र किया कि जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में बहुत सारी क्रियाएँ इंक्लूड होती हैं। तो अब जब इन क्रियाओं को हम प्रयोग में लेते हैं और प्रयोग भी कैसे लेते हैं, तो उनको व्यवस्थित रूप से जब प्रयोग में लेते हैं, तो कहीं न कहीं उनके एक स्टेप निर्धारित होते हैं, उनमें क्रमबद्धता आ जाती है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है, व्यवस्थापन की प्रक्रिया के विभिन्न सोपान यथार्थ की श्रृंखला मात्र हैं, जो निर्णय पर आधारित होते हैं, ठीक है? अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया के जो सोपान हैं, इनका आधार जो है वो डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है? यह परिभाषा किसकी है? तो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड ये एक डेफिनिशन है, आपको बताना है ये परिभाषा किसकी है? ग्रास एवं क्रैंडल की ऑप्शन ए, निकिल एवं डोर्सी की ऑप्शन बी, रॉबर्ट टेनिनबम की ऑप्शन सी या डी वुड थॉमस की ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2 है, 2 लिखेंगे, 2 के बाद ए, बी, सी, डी जो ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई करी है, आप उसके अनुसार ऑप्शन को चूज़ करें, ठीक है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन। चलिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया भई। बहुत मतलब आज ऐसा लग रहा है कि एकदम एनर्जी बरस रही है हमारे बच्चों की तरफ से, हैं? बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। व्यवस्थापन की प्रक्रिया के विभिन्न सोपान यथार्थ की श्रृंखला मात्र हैं, जो निर्णय पर आधारित होते हैं। ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है? ये है ग्रास एवं क्रैंडल की, ठीक है? बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन 3 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। किस विद्वान ने यह कहा, क्या कहा कि गृहिणी हर विशेष क्षेत्र में निर्णय करता है, जैसे अलग-अलग क्षेत्र भोज्य विशेषज्ञता में है, निर्णय लेने के अधिकारी या आंतरिक सज्जा में है, बच्चों की देखभाल आदि में। तो किस विद्वान ने ये शब्द प्रयोग में लिया है, ये सेंटेंस प्रयोग में लिया है या ये वाक्य कहा है? जॉन ड्यूई ने कहा है, हैज़ल क्लार्क ने कहा है, टेनिनबम ने कहा है या इनमें से किसी ने नहीं कहा? 3 लिखेंगे, 3 के बाद ए, बी, सी, डी जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगता होगा आप उसको मेंशन करेंगे। पूजा वर्मा गुड इवनिंग बेटा, वर्षा द्विवेदी वेरी गुड इवनिंग। चलें जल्दी-जल्दी आंसर दें, 3 लिखेंगे, 3 के बाद ए, बी, सी, डी आंसर मेंशन करेंगे। किस विद्वान ने ये कहा है कि गृहिणी हर विशेष क्षेत्र में निर्णय कर्ता होती है भई? घर और परिवार से संबंधित जो भी क्षेत्र है, हर एक मतलब आप ये मान के चलिए कि इंडिपेंडेंट अगर एरिया की हम लोग बात करें, तो हर क्षेत्र की एक निर्णयकर्ता के रूप में है। फिर चाहे किसी के स्वास्थ्य की देखभाल की बात हो, फिर चाहे बच्चों की देखभाल की बात हो, बच्चों की शिक्षा की बात हो, लोगों के भोजन की व्यवस्था की बात हो, ठीक है? लोगों के कमरों की साज-सज्जा की बात हो, तो अलग-अलग रूपों में वो निर्णयकर्ता के रूप में है। किस विद्वान के द्वारा यह वक्तव्य कहा गया है, बताएँगे आप? जॉन ड्यूई, हैज़ल क्लार्क, टेनिनबम और इनमें से कोई नहीं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात कर रहे हैं।
याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है और ये आप लोगों को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। रीता गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है या ये जो वक्तव्य है बेटा, ये है हैजल क्लार्क का। किसका है? हैजल क्लार्क का। इसको याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। किसका वक्तव्य है? जहां पे गृहिणी शब्द आ रहा है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। जहां पे गृहिणी से संबंधित और गृहिणी में भी निर्णय से संबंधित और इस निर्णय में भी अलग अलग विशेष फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, विशेष क्षेत्र से संबंधित जिसने बात की है वह विद्वान कौन है? तो हैजल क्लार्क है, ठीक है। कौन है? हैजल क्लार्क है। सारे प्रश्नों में ए ऑप्शन हमेशा सही नहीं होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। जी.एस. शेकल के अनुसार निर्णय किसकी रचनात्मक मानसिक क्रिया का केंद्र बिंदु है? निर्णय किसकी रचनात्मक मानसिक क्रिया, याद रखेंगे, रचनात्मक मानसिक क्रिया, दैट इज क्रिएटिव साइकोलॉजिकल एक्टिविटी। क्या है ये? इसको याद रखेंगे। क्या है ये? केंद्र बिंदु है ना, सेंटर पॉइंट ऑफ क्रिएटिव साइकोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, देखिए आप हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़ी सी शब्दावलियों को तैयार करके चला कीजिए, ठीक है। किताबें जो है हमारी क्या है, जितनी भी हैं सब हिंदी मीडियम की हैं, लेकिन ये सब टर्मिनोलॉजी भी आपके पास तैयार होनी चाहिए। जी.एस. शेकल के अनुसार, जी.एस. शेकल एक महान विद्वान जिन्होंने निर्णय से संबंधित गृह प्रबंध में या जो घर की व्यवस्था है, घर की व्यवस्था के संदर्भ में इन्होंने निर्णय से संबंधित बहुत सारे तथ्यों के पर अपने विचारों को रखा है और इन्होंने कहा है कि निर्णय जो है एक रचनात्मक मानसिक क्रिया का केंद्र बिंदु है, एक सेंट्रल पॉइंट है। तो ये जो केंद्र बिंदु है, ये किसका केंद्र बिंदु है? इसमें क्या समाहित है? तो क्या ज्ञान एवं विचार का ये केंद्र बिंदु है? ए ऑप्शन है। क्या भावनाओं का यानी कि इमोशंस का केंद्र बिंदु है? क्या कल्पनाओं का केंद्र बिंदु है? क्या मतलब इमेजिनेशंस का केंद्र बिंदु है, या उपरोक्त सभी का है? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर मुझे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या सच में इसका आंसर आ रहा है इसलिए डी दिया जा रहा है, या उपरोक्त सभी, जैसा कि तुक्के में सभी लगा ही लेते हैं कि उपरोक्त सभी लिखा है तो आंसर ही उपरोक्त सभी होगा, इसलिए सब आंसर दे रहे हैं। तो क्या ये तुक्का है या सभी को आता है ना? क्विकली बताएंगे, जल्दी बताएंगे, मैं वेट कर रही हूँ। जी.एस. शेकल के अनुसार निर्णय किसकी रचनात्मक मानसिक क्रिया का केंद्र बिंदु है? किसकी मानसिक क्रिया का केंद्र बिंदु है? तो याद रखना बेटा, ज्ञान एवं विचार का भी केंद्र बिंदु है ये, भावनाओं का केंद्र बिंदु भी है ये, और कल्पना का केंद्र बिंदु भी है ये। उपरोक्त सभी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, और आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक है। चाहे तुक्के में दिया है, चाहे आता हुआ दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 5 पे, क्वेश्चन 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। देखिए, जॉन ड्यूई जो कि अगेन एक महान विद्वान हैं, उन्होंने निर्णय क्रिया के कितने चरण बताए हैं? ठीक है, स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई, ठीक है। कितने चरण बताए हैं? 2 बताए हैं, 3 बताए हैं, 4 बताए हैं, या 5 बताए हैं? क्विकली आंसर देंगे। चलो भाई, प्रज्ञा को तो आता है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। जॉन ड्यूई ने निर्णय क्रिया के कितने चरण बताए हैं? ठीक है, क्विकली आंसर बताइएगा। हाउ मेनी स्टेप्स फॉर डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई, ये बताएंगे आप। प्रश्न संख्या 5 लिखेंगे। 5 के बाद जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, आप उस ऑप्शन को यहाँ मेंशन करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, क्विकली आंसर देंगे, क्विकली आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, मुझे आप लोग बी आंसर दे रहे हैं, सभी लोगों ने मुझे 5 नंबर का बी आंसर अभी तक दिया है। सभी लोगों ने बी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। बीनू यादव ने सी आंसर दिया, भाई बाकी सबने मुझे बी आंसर दिया है। तो देखेंगे, जॉन ड्यूई ने निर्णय, जहां पे जॉन ड्यूई आ रहा है, और यहाँ पे अगर जॉन ड्यूई के साथ चरणों की बात की जा रही है, ठीक है, स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग,
ठीक है। स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात की जा रही है किसके अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई। तो याद रखिएगा कितने हैं ये, तो ये 3 चरण हैं। क्या है? 3 चरण है। पहला चरण ये दर्शाता है कि समस्या क्या है, ठीक है, समस्या क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। जो दूसरा चरण है वो ये दर्शाता है कि विकल्प क्या है, विकल्प क्या है, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स। और तीसरा विकल्प ये दर्शाता है, या तीसरा चरण ये दर्शाता है कि कौन सा विकल्प उत्तम है, कौन सा विकल्प उत्तम है, which alternative is best, ठीक है। तो ये जो है ये 3 जो है वो चरण किसके द्वारा बताए गए हैं, जॉन ड्यूई के द्वारा। और किस चीज के लिए, किस प्रोसेस के लिए, या किस पर्टिकुलर जो है तथ्य के लिए, तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए। जब भी आप निर्णय ले रहे होते हैं तो निर्णय लेने के हमेशा 3 चरण होते हैं। सबसे पहले हम समस्या को कंसीडर करते हैं कि समस्या हमारी क्या है। अब समस्या हमें पता चल जाती है तो उसके लिए हम विकल्पों को देखने की कोशिश करते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास मौजूदा विकल्प क्या है। और इतने विकल्पों में जब समस्या के अनुसार हम क्या करते हैं, सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो ये जो सही विकल्प का या उत्तम विकल्प का, बेस्ट ऑल्टरनेटिव का चुनाव हम अपने समस्या हेतु जब कर लेते हैं, तो ये जो चुनाव है यही डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना कहलाता है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई, ठीक है, जॉन ड्यूई के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात कर रहे थे, और जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। किसी ने सी ऑप्शन दिया था, मैंने उसका नाम लिया था, आई डोंट नो, सपना यादव, नहीं कोई और भी था भाई। ओके, किसी ने दिया था, ठीक है, सपना यादव ने भी सी दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किस विद्वान ने कहा कि वैधानिक निर्णय केवल तभी लिए जा सकते हैं जब वास्तविक समस्या को पहले परिभाषित किया जाए, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई वैलिड डिसीजन हम तभी ले सकते हैं जब हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से डिफाइन हो, ठीक है। तो किसके अनुसार या किसने कहा? ओपेनहेम ने कहा, लुइस ए एलन ने कहा, कुंट्ज एवं ओडोनल ने कहा, या इनमें से किसी ने नहीं कहा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लिखेंगे 6, और उसके बाद ऑप्शन जो भी आपको करेक्ट लग रहा होगा क्वेश्चन के हिसाब से, ए बी सी डी जो भी आपको करेक्ट लग रहा है आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग विनय सिंह, वेरी गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आप जवाब देंगे। किस विद्वान ने कहा कि वैधानिक निर्णय केवल तभी लिए जा सकते हैं जब वास्तविक समस्या को पहले परिभाषित किया जाए? तो यहाँ पे विद्वानों का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन ए है ओपेनहेम, ऑप्शन बी है लुइस ए एलन, ऑप्शन सी है कुंट्ज एवं ओडोनल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपके सामने 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट किया है सबसे पहले शाहजहां मोमीन ने, उनको फॉलो कर रही है मनीषा, देन नीलेश चौधरी, ओके, रूबी शर्मा, वेरी गुड, आरती देवी, इंद्राजित सिंह, प्रज्ञा जी, वेरी गुड, गुड इवनिंग शुभ प्रिया, वेरी गुड इवनिंग, रेणु कुमारी, देन अंजलि पाल, देन रीता यादव, सोनी मिश्रा। और अभी तक जितने भी ऑप्शंस हमारे पास आए इसमें जो है बी और सी में कंफ्यूजन, बी और सी में इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि टाई अप चल रहा है, ठीक है। कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है सी। लो जी, इसमें कूद पड़े कमलेश निषाद और इन्होंने कहा डी। ओके, अभी तक बी और सी का जो है वो चल रहा था, गैंग वॉर कह सकते हैं। अब उसमें जो है वो डी भी आ गया। गुड इवनिंग, नमस्ते बेटा, आभा बेटा, गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मंजू मुझे बी बता रही हैं, वेरी गुड। चलिए, किस विद्वान ने कहा कि वैधानिक, देखिए जहां पे ये शब्द आएगा याद रखिएगा, निर्णय लेने से संबंधित परिभाषा आता है, जहां पे ये शब्द वैधानिक आता है और जहां पे वास्तविक समस्या की चर्चा होती है, तो इन दोनों की चर्चा जहां पे हो रही है उस परिभाषा को हमेशा जो है आप किससे जोड़ेंगे या किसके लिए कंसीडर करेंगे? तो लुइस ए एलन के अनुसार, ठीक है, हमेशा ये याद रखिएगा। लुइस ए एलन ने कहा कि वैधानिक निर्णय केवल तभी लिए जा सकते जब एक्चुअली
हमें वास्तविक समस्या को पहले परिभाषित किया हो। अगर हम उसको परिभाषित करते हैं, एक्चुअल समस्या यदि डिफाइन होती है, तब टारगेटेड हम उनके ऊपर विकल्पों को चुनते हैं और विकल्पों को देख करके, समझ करके उनमें से एक सटीक विकल्प हमारे उस समस्या समाधान के लिए जो है वो चुन लेते हैं और यही निर्णय कहलाता है। और ये जो निर्णय कहलाता है, ये क्या होता है? वैधानिक होता है। क्यों वैधानिक होता है? तो इसका एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने दिया, क्योंकि जितने ऑल्टरनेटिव दिख रहे थे, हमने उन सब को इवैल्यूएट किया, उन सबको एनालिसिस किया, सबका हमने विश्लेषण किया और उस विश्लेषण में जो सबसे दमदार हमारी समस्या के समाधान के लिए नजर आया, जिसमें हमारा समय कम लग रहा था, जिसमें हमारी ऊर्जा कम लग रही थी, जिसमें हमारा एफर्ट कम दिख रहा था, लेकिन हमारी समस्या का समाधान बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, हमने क्या किया? उसको चूज किया। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, मैनेजमेंट ऑफ मॉडर्न फैमिलीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षाओं में आते हैं, आपको दिखते भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस में ऐसे कोई क्वेश्चंस उठाए होंगे। तो जितना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आप लोगों के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये जो डेफिनेशन आप लोग अध्ययन में लेते हैं, परिभाषाएं जो आप लोग पढ़ते हैं, वो परिभाषाएं किन पुस्तकों में दी गई हैं, किन लेखकों के द्वारा दी गई है, किन विद्वानों के द्वारा दी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ मॉडर्न फैमिलीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्या निखिल एवं डोर्सी हैं, ग्रास एवं क्रैंडल हैं, क्या उपरोक्त दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्विकली आंसर देंगे। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। ठीक है, शुभ प्रिया गंगवार, कई महीनों के बाद, ये काफी टाइम के बाद मैं आपका नाम भी ले रही हूँ। चलिए, स्वास्थ्य सही है आपका? चलिए क्विकली आंसर दीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, 7 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी 7 नंबर का क्वेश्चन क्विकली आंसर दीजिए सभी लोग। ए मुझे आंसर दे रहे हैं 7वें नंबर का। पूजा वर्मा ने मुझे बी आंसर दिया, इंद्राज सिंह ने मुझे बी आंसर दिया, और किसका आंसर अलग हो रहा है? बी 7 नंबर का दीपमाला पाल ने मुझे बी आंसर दिया। ओके, चलिए, सपना यादव ने बी दिया, बाकी सभी मुझे ए कह रहे हैं। क्विकली आंसर दीजिए। मैनेजमेंट ऑफ मॉडर्न फैमिलीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखेंगे, मैनेजमेंट ऑफ मॉडर्न फैमिलीज नामक पुस्तक के लेखक जो है ग्रास एवं क्रैंडल हैं। ठीक है, कौन है? ग्रास एवं क्रैंडल हैं। जोर का झटका हाय जोरों से लग गया आप लोगों को, है ना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या था? गलत था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। मतभेदों को दूर करने के लिए MP फॉलेट, याद रखेंगे, ये नाम है, विद्वान का नाम है। ठीक है, MP फॉलेट ने 4 संभावित स्तर बताए। ठीक है, इन्होंने 4 संभावित स्तर बताए, जिनका प्रयोग करके किसी भी तरह के फैमिलीज की बात करें हम लोग, चाहे हम अपने फैमिली मेंबर्स के बीच की बात करें, किसी के भी मध्य यदि किसी तरीके का कोई मतभेद हो रहा है, किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हम उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 संभावित स्तर बताए। अब ये जो 4 संभावित स्तर बताए हैं, उनमें क्या शामिल है? ए ऑप्शन है एक समूह की जीत, अर्थात दबाव होता है उसमें। बी ऑप्शन उन्होंने बताया कि एक समूह द्वारा ऐच्छिक समर्पण हो जाता है, तो जो समर्पण करता है वो आज्ञा का पालन कर रहा है। सी ऑप्शन वो बता रहे हैं कि समझौता या तथा एकीकरण की भावना जो है उनमें होती है जब भी हम मतभेदों को दूर करते हैं, या डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। चलिए, थैंक यू मंजू। चलिए, गुड इवनिंग पीके गंगवार, क्विकली आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। मतभेदों को दूर करने के लिए MP फॉलेट ने 4 संभावित स्तर बताए हैं, उनमें क्या शामिल है? एक समूह की जीत होती है, अर्थात उसका दबाव होता है उस मतभेद के ऊपर। एक समूह अपने द्वारा ऐच्छिक समर्पण कर देता है, अर्थात वो आज्ञा का पालन करता है। सी ऑप्शन में है समझौता और एकीकरण की भावना जो है दोनों समूहों के मध्य होती है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, 8वें नंबर का आंसर। क्विकली आंसर दीजिए। यूजीसी नेट होम साइंस का बैच कब से स्टार्ट है? बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। ठीक है, नीतू कुमारी, वेरी गुड इवनिंग।
बैच की जानकारी, फीस की जानकारी, ये सारी जानकारी संस्थान में कॉल करके आप बात करें पीके गंगवार जी, ठीक है? चलिए, मतभेदों को दूर करने के लिए एमपी फॉलेट ने याद रखिएगा, मतभेदों को दूर करने के लिए एमपी फॉलेट ने जैसा कि यहाँ पे मेंशन ही कर दिया गया है, कितने स्तर बताए हैं इन्होंने? 4 स्तर बताए हैं, ठीक है? कितने स्तर बताए हैं? 4 स्तर बताए हैं। इन 4 में याद रखिएगा, जो पहला स्टेप है ये होता है दबाव का, ठीक है? जो दूसरा स्टेप होता है, ये होता है आज्ञा पालन का, ठीक है? जो तीसरा स्टेप है, ये होता है समझौते का और जो चौथा स्टेप है, ये होता है एकीकरण का, ठीक है? अर्थात 2 ग्रुप है यहाँ पे बेसिकली जो ऑप्शंस है ये समूह की बात की जा रही है। अगर 2 समूहों में किसी तरीके का मतभेद होता है, उस मतभेद को यदि हमें दूर कराना है, तो हम क्या करेंगे? किसी एक समूह को थोड़ा-सा जो है हम लोग बातचीत करेंगे, उसको बोलेंगे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करे और कहीं न कहीं जो है कुछ ऐसे क्रियाएँ जो है हम लोग उनके मध्य रखेंगे जिनसे एक जो समूह है, वो थोड़ा-सा जो है अपने आप को शांत कर लेता है और जो दूसरा समूह है, वो क्या होता है, वो थोड़ा-सा ऊपर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो शांत हुआ, थोड़ा-सा जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, वो क्या हो गया? वो आज्ञा पालन की स्थिति में हो गया और जो थोड़ा-सा जो है अभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, जो शांत नहीं हो रहा है, चलो उसी की बात मान रहे हैं, तो उसका क्या हो गया? दबाव जो है समूह पे बना। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में थोड़ा-सा वहाँ पे जो है जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट दूर करने का प्रयास किया गया और दोनों फिर वापस मिल कर के काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब दोनों मिल जाते हैं, तो मिल जाने की स्थिति में क्या होता है? समझौता होता है और इस तरीके से दोनों समूह एक साथ मिल कर के जब कार्य कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है? एकीकरण हो जाता है, ठीक है? तो निर्णयन से संबंधित, डिसीजन मेकिंग से संबंधित एमपी फॉलेट ने 4 संभावित स्तर बताए। उन स्तरों में ये 4 तथ्य, 4 फैक्ट्स आप कह सकते हैं ये क्या है? शामिल है। इनको याद कर लीजिएगा। चारों क्या हैं? पहला है दबाव, दूसरा है आज्ञा का पालन, तीसरा है समझौता और चौथा है एकीकरण, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एमपी फॉलेट के द्वारा मतभेदों को दूर करने के लिए जिन संभावित 4 जैसे अभी हमने देखे हैं ना, जो संभावित 4 तरीके बताए गए हैं, उनके एकीकरण से बनने वाला समान स्तर का भाग जो है वो क्या है? तो क्या विचारों में परिवर्तन है इसका भाग? क्या विभिन्नताओं को स्वीकारना है इसका भाग? क्या दोनों है इसका भाग या इनमें से कोई नहीं है? तो अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, उसमें हम लोगों ने संभावित 4 स्तर जो कि फॉलेट के द्वारा निर्णय की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे बताया गया है और मतभेदों को दूर करने के लिए, ठीक है? तो अब वो चारों का यदि हम प्रयोग करते हैं, तो चारों का प्रयोग करके किसी मतभेद को यदि दूर किया जा रहा है, तो उसको दूर करने का आशय यहाँ के एकीकरण वाले भाग में क्या स्तर जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है? ए ऑप्शन आपके सामने है, क्या विचारों में परिवर्तन लोगों के आ रहा है? जो दोनों समूह हैं, दोनों समूह में जो लोग शामिल है, क्या उनके थॉट में किसी तरीके के चेंज आ रहे हैं इन सब संभावित जो है स्तरों को फॉलो अप करके? बी ऑप्शन है विभिन्नताओं को स्वीकारना, यानी कि जो 2 समूह हैं, समूह ए है और समूह बी है, क्या वो आपस में एक साथ जब मिल रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, एकीकृत हो जा रहे हैं और कार्यों को करते हुए जा रहे हैं, तो क्या जिसने दबाया था या क्या जिसने आज्ञा का पालन किया, क्या दोनों जो है आपस में एक दूसरे के जो ओपिनियंस हैं या जो इनके किसी तरीके का दबाव बिंदु या जो आज्ञा का पालन है, क्या एक दूसरे को वो समझ पा रहे हैं? तो ये विभिन्नताओं को यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं। अगर दोनों है तो सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों और अगर कोई भी नहीं है इनमें से तो डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग मुझे देंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग मुझे देंगे। थैंक यू रूबी शर्मा। चलिए क्विकली आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है भई, है ना? ये तो एकदम सही आंसर आप लोग देंगे कि जहाँ उपरोक्त सभी और जहाँ उपरोक्त दोनों आ जाता है ना, वहाँ तो गलती की गुंजाइश हो ही नहीं सकती हमारे होम साइंस वाले बच्चों की, है ना? चलो, एमपी फॉलेट द्वारा मतभेदों को दूर करने के लिए जिन संभावित 4 तरीकों को बताया गया, उन्हें अगर हम एकीकृत करते हैं, याद रखिएगा, उनके एकीकरण से जो बनने वाला समान स्तर का भाग होता है, वो होता है जो दोनों समूह हैं, दोनों समूहों के लोगों के विचारों में परिवर्तन और इस तरीके से जब विचारों में परिवर्तन होता है, तो सामने वाले की कमियाँ, सामने वालों की अच्छाइयाँ, सामने वाले की जो भी मतलब ज्ञान का स्तर जो भी है, ये क्या होता है यहाँ पे स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है?
आइए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 10 है, मतभेदों को सुलझाने का सबसे उच्च स्तर होता है, हाई लेवल जो है वो क्या है? अगर हम लोग किसी कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जो सबसे हाई लेवल होता है, जो पीक लेवल आप कह सकते हैं, वो कौन-सा होता है या उसे क्या कहते हैं? तो विभिन्नताओं को स्वीकारना, क्या वो पीक लेवल है? एकीकरण की रचनात्मक क्रिया, क्या ये पीक लेवल है? लोगों से दूरी बना करके रखना, क्या ये पीक लेवल है? या उपरोक्त सभी जो है पीक लेवल के रूप में है? ठीक है? क्विकली आंसर देंगे। चलिए, क्विकली आंसर देंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, मैम आपसे ऑफलाइन पढ़ने का मन है, बट हम यूपी से हैं। ओके, कोई बात नहीं, यूपी से हैं तो आप आ जाएँ जयपुर या हमें बुला लें प्रयागराज। चलिए, क्विकली आंसर दें क्विकली भाई। क्वेश्चन नंबर 10, 10 लिखेंगे और 10 के सामने जो भी आपका ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है मतभेदों को सुलझाने। देखो ये बड़े अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके जो व्यावहारिक जीवन शैली है ना, इनमें थोड़ा-थोड़ा आप प्रयोग करेंगे तो आप लड़ाई-झगड़ों से, मतभेदों से थोड़ा बचे हुए रहेंगे, ठीक है? अपने परिवारों में मैक्सिमम जो है, परिवार में सदस्यों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर के बड़े तगड़े-तगड़े मतभेद हो जाते हैं और दूरियाँ इतनी खतरनाक हो जाती हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये थोड़ा-सा मतलब तथ्य जो है जो हम लोग गृह विज्ञान में पढ़ते हैं, गृह विज्ञान कभी भी किताबों का विषय नहीं रहा है। मैं बार-बार आप लोगों को बोलती हूँ, बार-बार बोलती हूँ, किताबों का विषय ये नहीं है। थोड़ा-सा किताबों से बाहर निकलेंगे, जो तथ्य हम किताबों में पढ़ रहे हैं, यदि व्यावहारिक लाइफ में उसको थोड़ा-सा हम महसूस करने की कोशिश करें, थोड़ा-सा अपनी नज़र उस तरीके की बनाएँ कि हम उस दृष्टिकोण को अपने व्यावहारिक लाइफ में देख सकें, उसको अपना सकें। अपना करके वो जो हम पढ़ रहे हैं, उनसे किसी भी तरीके से यदि पॉज़िटिवली हम उसकी हेल्प लेकर के अपनी लाइफ में किसी तरीके के सकारात्मक परिवर्तन को देख सकते हैं, तो ये हमारे लिए फिर पढ़ाई का फ़ायदा नज़र आता है। जो हम पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई का जो बेनिफिट है ना, वो तभी नज़र आता है जब हम उस शिक्षा को अपने व्यावहारिक जीवन से जोड़ करके उसको प्रयोग में लेते हैं और प्रयोग में किस कारण से लेते हैं या किस रीज़न से लेते हैं, तो हम हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने की रीज़न की बात करेंगे, अपने विकास की बात करेंगे, परिवार के विकास की बात करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें देखनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मतभेदों को सुलझाने का सबसे उच्च स्तर की हम लोग बात करते हैं, हाई लेवल की यदि बात करते हैं, तो सबसे उच्च स्तर होता है एकीकरण की रचनात्मक क्रिया, ठीक है? तो मतभेदों को जब सुलझा रहे हैं, तो जब हमने स्तरों की बात की, देखिए स्तरों की जब हमने बात की, तो विद्वान के अनुसार जो है 4 स्तर सुझाए गए, ठीक है? क्या सुझाए गए? 4 स्तर सुझाए गए। अब इन चारों स्तरों को जब हम एकीकृत करते हैं, तो इस एकीकृत करने की जो रचनात्मक क्रिया है, यही क्या हो जाती है? उच्च क्रिया के रूप में हो जाती है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? इस एकीकरण की रचनात्मक की क्रिया का भाग ये भिन्नताओं को स्वीकारना है और इस एकीकृत क्रिया का भाग लोगों से अच्छा सॉरी लोगों से दूरी बनाना ये तो कतई हो ही नहीं सकता क्योंकि जब हम एकीकरण की बात करें ये जो शब्द है एकीकरण ये एकीकरण जो है लोगों के जोड़ने से संबंधित है ठीक है ना लोगों के जुड़ाव से संबंधित है लोगों के जुड़ाव से संबंधित है यहाँ तथ्य आ रहा है लोगों से दूरी बना करके रखना तो भैया यहाँ दूरी बनाना ही नहीं है लोगों से जुड़ाव की हमें बात करनी है तो ये और ये दो ऑप्शन में आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो सकते थे बट आई एम वेरी हैप्पी कि कंफ्यूजन कहीं पे राइज नहीं हुआ आप कंफ्यूज नहीं हुए आपने जिन्होंने भी जवाब दिए वो करेक्ट बिल्कुल दिए बी ऑप्शन क्योंकि भिन्नताओं को स्वीकारना इसी का एक पार्ट है ठीक है ना याद रखेंगे बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे प्रश्न संख्या 11 पे आ गए हम लोग कथन कारण वाला क्वेश्चन है कथन कहा जा रहा है निर्णय लेने की प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों का सहयोग होता है ठीक है जब भी परिवार के लिए निर्णय लिया जाता है जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं कंट्रीब्यूशन किस तरीके से देते हैं तो अपने विचारों से देते हैं ठीक है कारण इसका बताया जा रहा है परिवार में निर्णयकर्ता सभी सदस्य नहीं होते हैं आपके पास ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है बी ऑप्शन है ए तथा आर दोनों गलत है सी ऑप्शन है ए तथा आर दोनों ए सही तथा आर गलत है और डी ऑप्शन होगा ए गलत तथा आर सही है सो क्विकली आंसर देंगे अच्छा प्रश्न है बढ़िया प्रश्न है थोड़ा सा हट के प्रश्न है तो आप थोड़ा सा बढ़िया वाला जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 11
चलिए, चलिए क्विकली आंसर दीजिए। मैम आप जाइए प्रयागराज, बहुत स्टूडेंट्स आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, बहुत स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट्स मुझे बोलते नहीं हैं बस। चलो, क्विकली आंसर दें भाई। रूबी, आज देर से आए आप। 11 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, 11 नंबर का क्वेश्चन है। वेरी गुड। कमलेश, एक बार ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, फिर से अच्छे से पढ़ो। ठीक है, देखो कथन है जो हमारे पास असेसन है, वो ये कह रहा है कि निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये जो प्रक्रिया है इसमें जो परिवार के सदस्य हैं इनका सहयोग होता है। ये नहीं कहा जा रहा है कि परिवार के सभी सदस्य निर्णय लेते, नहीं, लेकिन परिवार के जितने सदस्य हैं निर्णयकर्ता को कहीं ना कहीं वो सहयोग देते हैं विचारों से। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, विचारों से जो है वो सहयोग देते हैं। ये क्या है, बिल्कुल सही है। जो कथन है हमारा, ये क्या है, सही है। इसका कारण बताया जा रहा है, इसका रीजन दिया जा रहा है। परिवार में निर्णयकर्ता सभी सदस्य नहीं होते हैं। याद रखिएगा, जो ये निर्णय करता है, जो डिसीजन मेकर है, वो फैमिली का हर मेंबर नहीं होता है। ये भी क्या है, सही है। सभी मेंबर्स निर्णयकर्ता को सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं निर्णय लेने में। उसको यदि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनके सामने विकल्पों के चयन में वो सहायता कर सकते हैं, लेकिन लेने वाला व्यक्ति तो कोई एक ही हो सकता है, और वही व्यक्ति निर्णयकर्ता के रूप में होता है। परिवार के सभी सदस्य कभी भी निर्णयकर्ता के रूप में नहीं कहे जाते हैं। तो इस तरीके से ए तथा आर दोनों सही है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निर्णय क्रिया में समझौता से आशय है। निर्णय क्रिया में किसी भी तरीके के समझौते से क्या आशय है? ऑप्शन ए है, दो समूहों के निर्णय की अपेक्षा किसी तीसरे का चयन करना। ठीक है, समझौते से दूसरा आशय है दोनों समूहों के निर्णय को मिला करके कार्य करना। समझौते से तीसरा आशय दिख रहा है आंतरिक एकता का अभाव होना। कौन सा इनमें से करेक्ट आपको लग रहा है? जो निर्णय की क्रिया में समझौते कोई आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर सभी है तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। देखिए, बहुत प्रश्न में काफी भिन्नता लेकर के मैं आई हूं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। इस तरीके के क्वेश्चन आपने शायद ही, मुझे नहीं लगता कभी किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बनाए ही इस तरीके के हैं कि आपको येन केन प्रकारेण, आप युद्ध स्तर पे जो है अपनी तैयारी को बढ़िया से करके रखें। क्वेश्चन यदि आपके इन कॉन्सेप्ट से आते हैं, भले एज इट इज नहीं आए, लेकिन आपके अगर कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का, इस पैटर्न का यही दिखता है, तो आप सक्षम हो सके अपने एग्जाम में बिल्कुल इसके आंसर को सही करने में। ठीक है, चलिए रुद्राक्ष बेटा, आप क्वेश्चन नंबर लिख करके ऑप्शन लिखिए, तब मुझे पता चलेगा आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए क्विकली आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग मुझे बी बता रहे हैं। ओके, चलिए भाई, चलिए 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 क्विकली। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग मुझे बी बता रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे जब निर्णय की क्रिया हमारी चल रही होती है और उसमें हमें जो है वो समझौता करना होता है। ठीक है, हमें समझौता करना होता है। अब मान लीजिए दो समूह हैं, दोनों समूह के निर्णय क्या हैं, अलग अलग जो है हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये दो समूह के अगर निर्णय हमें अलग अलग दिख रहे हैं और दोनों में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई दबना नहीं चाह रहा है, कोई आज्ञा नहीं मानना चाह रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों निर्णयों की अपेक्षा यदि कोई ऐसा तीसरा निर्णय है जो दोनों फॉलो कर सकते हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं उस निर्णय को फॉलो अप करके विकास क्रम में अग्रसर हो सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, तीसरे का चयन करेंगे। बिल्कुल सही है, ये एक समझौता हुआ। समझौता किस सेंस में हुआ कि इसको भी अपना निर्णय छोड़ना पड़ा, इसको भी अपना निर्णय छोड़ना पड़ा, लेकिन अच्छे काम के लिए जो है एक तीसरे निर्णय का चयन करना पड़ा। ठीक है, आते हैं दोनों समूहों के निर्णय
के मिला करके क्या करना, कार्य करना। यानी कि दोनों समूहों ने जो निर्णय लिया है, कुछ पार्ट जो है वो ए का मिला लिया, कुछ पार्ट जो है वो बी का मिला लिया, और इस तरीके से जो है मिल करके एक अच्छा, दोनों को मिला करके एक अच्छे निर्णय को लेकर के ये क्या करते हैं, साथ काम करते हैं। आंतरिक एकता का देखिए यहाँ पे अभाव होता है। याद रखिएगा, निर्णय क्रिया में समझौता से आशय क्या है, जो इंटरनल यूनिटी होती है बेटा, याद रखना, जो इंटरनल यूनिटी होती है, इस तरह की निर्णय क्रिया के पश्चात जो है इसका आपको अभाव देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? इस स्थिति में भी पहले समूह ने अपना डिसीजन छोड़ा, दूसरे समूह ने भी अपना डिसीजन छोड़ा और किसी तीसरे पर गए। तो तीसरे पर गए तो तीसरे के पास अपनी फुलफिल जो अपनी यूनिटी के लिए आदमी काम करता, वो काम तो नहीं करेगा ना। यहाँ पे दो ही समूह है, उसका भी कुछ पार्ट, इसका भी कुछ पार्ट ले करके एक निर्णय बना रहे हैं। दोनों के निर्णयों को जोड़ करके या दोनों के विकल्पों में से ही एक निर्णय निकाल करके जब काम कर रहे हैं, तो दोनों समूह आपस में जुड़ के काम कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन उसका है, कॉन्ट्रीब्यूशन इसका है। तो दोनों एक मत, या यूं कहें कि जो एक 100% एफर्ट जो है उस निर्णय के ऊपर देना चाहिए, वो कहीं भी नहीं देते हैं। आंतरिक एकता का क्या होता है, अभाव होता है। भाई सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आपके घर में जो है, आपको यदि मान लीजिए शादी हो गई, आप ससुराल में हैं, मैके में कोई फंक्शन है, ठीक है, आपके मैके में कोई फंक्शन है और मैके में फंक्शन में आपको जाना है और फंक्शन में जाना बहुत जरूरी है। इन दैट सिचुएशन यू आर प्रेग्नेंट, आप प्रेग्नेंट है, आप गर्भवती हैं, ठीक है। अब ससुराल वालों को लगता है कि ऐसी सिचुएशन में हम उसको भेजते हैं फंक्शन में, पता नहीं जाएगी तो कैसे रहेगी, उटपटांग तरीके से रहेगी, कोई केयर करेगा कि नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये कहेंगे कि हम जो है अभी नहीं भेजेंगे, ठीक है। मैके वाले जो है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम बहुत नाजों से रखेंगे, हमारी घर की बेटी है, हमारी ही बेटी है, हम बहुत केयर से रखेंगे, लेकिन फंक्शन में नहीं आएगी तो घर में रौनक नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। अब दोनों समूह जो है वो अपने अपने जो है इस निर्णय के विकल्प पे क्या है, अडिग है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि देखिए दोनों समूहों के निर्णयों को हम गलत कह रहे हैं। अगर हम पार्ट ए की बात करें, ससुराल वालों की बात करें, कंसर्न उनका बिल्कुल परफेक्ट है, उनका कंसर्न कतई रॉन्ग नहीं है। अगर हम पार्ट बी की बात करें, उनका भी कंसर्न बिल्कुल सही है, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। तो अब जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, क्या ऑप्शन आता है, तो ऑप्शन जो है एक कोई तीसरा व्यक्ति है। तीसरा व्यक्ति कौन है, तो जो वो लड़की है, उस लड़की की सास कहती है कि लाडो चल, तेरे पीहर में साथ में चलती हूँ और तेरा फंक्शन आज का है, रात में रुकेंगे, साथ में रुकेंगे, सवेरे हम चले आएंगे। तीसरा एक निर्णय आया, तीसरा व्यक्ति निर्णय आया और ये निर्णय आया और इसको माना और ये समझौता हो गया। इधर वाले भी राजी राजी, उधर वाले भी राजी राजी, क्योंकि सास खुद साथ में चली गई। तो अब कुछ होता भी है तो वो साथ गई है ना, तो अगर पीहर वालों पे कुछ आएगा तो कुछ बात तो ससुराल वालों पे भी आएगी ना, तो ना इधर से ज्यादा कुछ बोल पाएगा ना उधर से कुछ बोल पाएगा। यहाँ पे आते हैं दोनों समूहों के निर्णय। अब यही है, सास गई तो दोनों समूह जो है वो मिलकर के एक निर्णय ले लिए, लेकिन आंतरिक एकता का यहाँ पे अभाव रहेगा। कैसे रहेगा कि अगर जो है वहां से वहां गई, अगर कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, तो ससुराल वालों के मन में ये डर बैठा हुआ है कि वहां पे फंक्शंस में कुछ भी हो सकता है। तो ये एकता का अभाव हुई है कि डिसीजन तो मान रहे हैं, निर्णय तो ले लिया, जा रहे हैं, लेकिन फिर भी डर रहे हैं। पीहर वाले भी हमेशा डरते रहेंगे, अरे यार अच्छे से रखना, कुछ भी हो ना सके, नहीं तो ससुराल वाले ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो यहाँ पे निर्णय को माना जरूर है, लेकिन एकता का क्या रहा, अभाव रहा। ये ऊपर से नहीं दिख रहा है, ऊपर से नहीं दिख रहा है, लेकिन इस निर्णय के अंदर अंदर से जो है ये गाथाएं सबके मन में क्या है, चल रही हैं। अब हर कोई तो हनुमान जी की तरह है नहीं जो अपनी चीजों को प्रकट कर दे, और हर कोई राम भी नहीं है जो अंदर की चीजों को समझ ले, लेकिन ये अंदर से जो है वो कहीं ना कहीं डिसीजन के लिए चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आंतरिक एकता का यहाँ पे अभाव होता है। उपरोक्त सभी क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। सो 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि डी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये ऑप्शन गलत हुआ, ठीक है, गलत हुआ। ऑप्शन बी आप लोग दे रहे थे, तो मैं ये मानती हूँ झटका लग गया आप लोगों को, है ना, झटके वाला क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न कथन है, जो निर्णय व्यक्ति अकेला लेता है, देखिए यहाँ पे लेता है तो आएगा,
ठीक है, लेता है, उसे व्यक्तिगत निर्णय कहा जाता है। ठीक है, इसका कारण बताया जा रहा है, व्यक्तिगत निर्णय सामूहिक निर्णय की अपेक्षा शीघ्र लिए जाते हैं। अब ऑप्शन आपके सामने है, ए तथा आर दोनों सही, ए तथा आर दोनों गलत, ए सही तथा आर गलत और ए गलत तथा आर सही। प्रश्न संख्या 13, अगर ये क्वेश्चन किसी का गलत हुआ, अगर ये क्वेश्चन किसी का गलत हुआ तो यार मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। एक्चुअली ऑनलाइन में ना कुछ सजा का प्रावधान भी नहीं है, क्या बताऊं मैं। चलो, नहीं होना चाहिए गलत, बढ़ो आगे। मैम, करघे का कौन सा भाग नाव के जैसा होता है? बहुत अच्छा, गृह प्रबंध पढ़ा रही हूँ आपको, वस्त्र विज्ञान याद आ रहा है। चलिए क्विकली आंसर दीजिए, क्विकली आंसर दीजिए। सिलाई मशीन और इन सब से रिलेटेड, सिलाई से संबंधित बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाल रखे हैं बेटा, आप उसको सर्च करो। ठीक है, स्विंग मशीन सर्च करो और उसमें पूरा देखो, सारे भाग आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। और करघा भी मैंने इसी चैनल पे बहुत अच्छे से काफी डिटेल में पढ़ाया है, उसको भी चेक करो आप। ठीक है, चलिए 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 मैम, आरडीए अपडेट वाला करा दीजिए। अपडेटेड आरडीए कहाँ है बेटा? आरडीए 2020 ही चल रहा है अभी तो। गुड इवनिंग अमर बहादुर। चलिए, गुड इवनिंग कुमारी अर्चना। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात कर रहे थे, 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे थे। चलो, कथन है, जो निर्णय व्यक्ति अकेला लेता है, ठीक है, जो व्यक्ति अकेला निर्णय ले रहा है, मतलब किसी की सहमति नहीं ले रहा है, किसी का ओपिनियन नहीं ले रहा, ऑब्वियसली ये जो निर्णय है वो स्वयं ही ले रहा है, इसलिए हम इसे पर्सनल डिसीजन, ठीक है, या इंडिविजुअल डिसीजन के रूप में जानते हैं। ठीक है, सो व्यक्तिगत निर्णय क्या हो गया? दिस इज इंडिविजुअल डिसीजन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, किस नाम से जाना जाएगा? तो व्यक्तिगत निर्णय के नाम से जाना जाएगा। इसका कारण बताया जा रहा है, व्यक्तिगत निर्णय सामूहिक निर्णय की अपेक्षा क्या होते हैं? शीघ्र लिए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि व्यक्ति केवल अकेला इन्वॉल्व होता है उस निर्णय को लेने के लिए। तो जो वो सोचता है, जो विकल्प उसके दिमाग में है, जैसे जैसे आते हैं, बहुत आसानी होती है उन विकल्पों में से एक विकल्प चयन करने में। जबकि सामूहिक निर्णय की हम लोग बात करें तो सामूहिक निर्णय में कई लोग होते हैं, कई लोगों के विचार होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों के विचारों पर सहमति बनाना बड़ा ही, मतलब आप ये मान के चलें कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने पे के बराबर ही होता है। ठीक है ना, आप बहुत हल्का नहीं सोच सकते हैं इसको कि कुछ डिसीजन लेना है और परिवार के सभी सदस्य जो है एक साथ सहमत हो जाए, हाँ ठीक है। अगर 10 सदस्य हैं तो भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वहां पे आपको दिखेगी। 9 सदस्य अग्री हो सकते हैं, ये है कि मेजॉरिटी के बेसिस पे हम वो काम करेंगे, फिर भी एक सदस्य उसमें असहमत आपको नजर आएगा ही आएगा। ऊपर से बता दे तो ठीक है, फिर भी अंदर से भी जो है कहीं ना कहीं असहमति की भावना होती है। हमने इस बात पे जिक्र भी कर लिया, चर्चा भी कर लिया, और ये तथ्य मैंने आपको समझा भी दिया कि जो आंतरिक एकता है, ये जो सामूहिक निर्णय है, उनमें कहीं ना कहीं ये बनी हुई रहती ही है। ये हिडन जरूर है, छुपी हुई जरूर है, लेकिन ये बनी हुई रहती है। ठीक है ना, व्यक्तिगत निर्णय सामूहिक निर्णय की अपेक्षा शीघ्र लिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो ए तथा आर दोनों क्या हैं? सही है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखिए, कथन कारण वाला प्रश्न ये भी है, जब भिन्नताएं पैदा होती हैं, जब डिफरेंसेस रेज होते हैं, तब उसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। ऐसा लगता है कि आपके निर्णय के संबंध में कई डिफरेंसेस आपके सामने जो है वो आ रहे हैं, तो हर समय उन डिफरेंसेस के लिए ऑफेंसिव होना, हर समय उस डिफरेंसेस के लिए डिफेंसिव होना, यानी कि उससे रिलेटेड किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन करना हमेशा जरूरी नहीं है, और ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका सामना जो है हमें करना चाहिए।
कारण बताया जा रहा है। सामना से तात्पर्य यानी कि जो वो निर्णय हैं, जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उनके सामने से तात्पर्य यानी कि उनको फेस करने से तात्पर्य झगड़ों को चुनौती देना तथा उसका उपयोग किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने हैं, ए तथा आर दोनों सही, ए तथा आर दोनों गलत, ए सही तथा आर गलत, ए गलत तथा आर सही। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है, इसका आंसर आप मुझे देंगे। चलिए क्विकली आंसर दें। गुड इवनिंग रेखा सिंह मैम, प्लीज बता दे। बहुत से आंसर डाउट कर रहे हैं, कौन से आंसर डाउट कर रहे हैं भाई? फिर आप पढ़ के आराम से जो है इसको फिर से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप दें। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 14 लिखेंगे, 14 के बाद ऑप्शन लिखेंगे, आपको क्या करेक्ट लग रहा है। वेरी गुड, 14 का आंसर काफी सही आप लोग पहुंचते हुए। रेखा सिंह, एक बार पढ़ने की जरूरत है बेटा, एक बार फिर से पढ़ो, ठीक है ना? एक बार फिर से पढ़ो। चलिए, कथन है जब भिन्नताएं पैदा होती हैं तब उनका विरोध करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनको उनका क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सामना करने से तात्पर्य क्या है, किसी भी झगड़े को हम चुनौती दें और उसका उपयोग जो है किसी वैलिड सॉल्यूशन पर पहुंचने के लिए जो है हम लोग करें। तो कारण भी क्या है, सही है। इस तरीके से ए तथा आर दोनों इस प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, प्रश्न संख्या 15 पर। हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग नामक पुस्तक किसकी है, किस राइटर की है, किस विद्वान की है? J.N. मॉर्गन की है, MP फॉलेट की है, ग्रॉस एवं क्रैंडल की है, या इनमें से किसी की नहीं है? बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। क्विकली आप मुझे आंसर देंगे, ठीक है? क्विकली आप मुझे आंसर देंगे। चलिए, लोकेश और पीके, मुझे लग रहा है आप लोगों को मतलब इस यूनिट से, इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। आपका अपना ही एक चैट चल रहा है, तो आप लोग पर्सनल चैट पे चले जाइए, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना? पता नहीं, मुझे इस तरीके की चीजें जो है क्लास में, इस तरीके का इनडिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको बुरा लग रहा है, भला लग रहा है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि आप मेरी क्लास में हैं, तो आप जैसे क्लास के सभी बच्चे हैं, जिस तरीके से सारे बच्चे इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आप भी उस टॉपिक पे ध्यान दीजिए। अगर आपको अलग हटके करना है तो यू आर फ्री। आपके इस सेशन के बाद दिन के 24 घंटे में अगर आप यहाँ पे 1 घंटे दे रहे हैं, तो 23 घंटे के लिए आप फ्री हैं। पर्सनल चैट पे आप जा करके जो पढ़ना है पढ़िए, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे हैं और किसी टीचर के सामने हैं, तो आपके अंदर इतनी, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए कि आप उस टीचर को इज्जत बख्शें। अगर मैं यहाँ गृह प्रबंधन डिसीजन मेकिंग आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको यही पढ़ना चाहिए। आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, आप बाद में कॉल करके, बात करके, या किसी भी तरीके से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस तरीके का काम मत कीजिए। आई डोंट लाइक, रियली आई डोंट लाइक, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे क्लास में आप डिसिप्लिन में रहेंगे, हमेशा बने रहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और हमेशा गुस्से में बात करूंगी, नहीं। आई एम ऑल्सो वेरी कूल, सब कुछ है, लेकिन जहां डिसिप्लिन की बात है वहां डिसिप्लिन मुझे पसंद है, और इनडिसिप्लिन अगर आप होते हैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है? हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग पुस्तक किसकी है, ठीक है? याद रखेंगे, ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक किस राइटर की है? तो ये J.N. मॉर्गन की है। किसकी है? J.N. मॉर्गन की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है? प्रश्न संख्या 16 पे, ठीक है? देखिए, निर्णयों के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है आपको, ठीक है? डिसीजन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब ये स्टेटमेंट्स जो है कितने सही हैं, उन सही स्टेटमेंट को आपको निर्णय से रिलेटेड जो है वो चुनना है। सबसे पहला स्टेटमेंट ए ऑप्शन में, कोई व्यक्ति स्वयं के लिए निर्णय लेता है, ठीक है? बी ऑप्शन बता रहा है कोई व्यक्ति समूह के लिए निर्णय लेता है। सी ऑप्शन बता रहा है कोई व्यक्ति परिवार के लिए निर्णय लेता है। तो निर्णय के संबंध में कौन सा कथन सही है? डी ऑप्शन है। उपरोक्त सभी क्विकली आंसर देंगे, आप मुझे क्विकली आंसर देंगे। चलिए,
थैंक यू सो मच योगा क्लासेस। चलिए क्विकली आंसर दीजिए। मैम एलटी ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी? बस आने पे ही है, ठीक है ना, आने पे ही है। वो जैसे होता है ना कि बादल उमड़ते घुमड़ते हैं और कभी भी बस वो पहाड़ों से और हवाओं से टकराने की देर है, कभी भी बरस जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही वैकेंसी है, एलटी ग्रेड की कभी भी वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। आप अपनी तैयारी मैं ये नहीं कहती खरगोश की चाल से कंटिन्यू रखिए, कछुए की चाल ही बनाए रखिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सिलेबस को आप तैयार करना शुरू कर दीजिए। और चूंकि वहां पे 2 पार्ट हैं, तो सब्जेक्ट के साथ साथ जो कॉमन यूनिट है, कॉमन पार्ट को भी आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज बाद में फिर दिक्कत रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, काफी सही जवाब आप लोगों ने दिया है, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। निर्णयों के संबंध में यहाँ पे सही कथन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति है, मैं हूं, मैं अपने लिए निर्णय ले सकती हूँ, ठीक है। मैं अपने लिए निर्णय ले सकती हूँ कि मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे चावल खाना है, बिल्कुल ले सकती हूँ। मुझे साड़ी नहीं, मुझे सूट पहनना है, बिल्कुल ले सकती हूँ। मेरे को 5 बजे नहीं 6 बजे क्लास लेनी है, बिल्कुल ले सकती हूँ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, कोई व्यक्ति समूह के लिए निर्णय ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। ग्रुप के लिए निर्णय ले सकता है कि आज जो है ग्रुप की मीटिंग यहाँ पे होगी, ग्रुप में इतने सदस्य आज इस मीटिंग में उपस्थित रहेंगे, इस मीटिंग के अंदर ये चर्चा की जाएगी, तो समूह के लिए भी निर्णय लिया जा सकता है, ठीक है। समूह के सभी सदस्य ये यूनिफॉर्म पहनेंगे, ये आई कार्ड लेंगे, यहाँ पे इतना जो है कम से कम इनको कार्य करना है, 9 to 5 की का उनका कार्य है, वो उपस्थित रहेंगे। ये सभी चीजें जो कोई भी एक व्यक्ति पूरे ग्रुप के लिए ले सकता है। कोई व्यक्ति परिवार के लिए निर्णय ले सकता है, एग्जैक्टली बिल्कुल ले सकता है। गृहिणी की यदि इच्छा है कि आज आलू परवल की सब्जी बनेगी, सभी खाएंगे उसको। गृहिणी की इच्छा है कि आज दाल में अरहर की दाल बनेगी, सभी खाएंगे उसको, ठीक है। तो ये जो है कोई भी एक व्यक्ति परिवार के लिए निर्णय ले सकता है। इस तरीके से उपरोक्त सभी क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17। सामूहिक निर्णय की विशेषता नहीं है, सामूहिक निर्णय की विशेषता नहीं है, जो ग्रुप डिसीजन होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्या नहीं है भाई? तो ए ऑप्शन है मतभेद की अधिक संभावना, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत निर्णय से अच्छे, सी ऑप्शन है शीघ्र प्रक्रिया के रूप में, और डी ऑप्शन है विकल्पों की खोज पर ये आधारित होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो आपके पास है, इसको थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, और यूज करके करेक्ट आंसर आपको मुझे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा आपका दिमाग जो है वो लेगा, कंज्यूम करेगा, ठीक है। चलिए क्विकली आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सबसे पहले मुझे शाहजहां ने दिया, सी ऑप्शन। अच्छा ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर सी, अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 का सी आप मुझे बता रहे हैं। चलिए मैम, आर्मी स्कूल की वैकेंसी आई है, उसका प्रोसेस समझा देना मैम प्लीज क्लास के बाद। ओके ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। मैं वेट कर रही हूँ कि दिमाग कहाँ तक लग सकता है भाई, दिमाग कहाँ तक लग सकता है भाई। मैं देख रही हूँ सबका सी 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 सी। कमलेश निषाद ने दिमाग लगाया, अच्छा। रेखा सिंह ने भी दिमाग लगाया, अच्छा। ऐसा वाला दिमाग लगाने के लिए नहीं कहा था, ठीक है। चलो, सामूहिक निर्णय की विशेषता पूछा जा रहा है, नहीं है, याद रखिएगा, निर्णय की विशेषता नहीं की बात की जा रही है। मतभेद की अधिक संभावना होती है सामूहिक निर्णय में, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उनके अलग अलग विचार होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तो अधिक लोग हैं, समूह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अधिक लोग होते हैं, वैसे ही विचार भी जो होता है उनका क्या होता है, अधिक होता है। तो अधिक विचारों के बीच जो है जब निर्णय लेना होता है, तो ये कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है, तो ये विशेषता होती है, ये इसकी विशेषता होती है। बी ऑप्शन में आते हैं, व्यक्तिगत निर्णय से क्या होते हैं, ये अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? बिल्कुल अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि
एक किसी व्यक्ति के ऊपर जो है हम इस निर्णय के किसी पॉजिटिविटी को या किसी नेगेटिविटी को नहीं थोप सकते हैं। इसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, उन्होंने सहमति दी, उन्होंने सहमति दी, उन्होंने सहमति दी। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें, अगर एक शब्द इसके लिए हम लोग प्रयोग में लेने की कोशिश करें, तो यहाँ पे जो निर्णयकर्ता होता है वो सेफ हैंड में होता है, ठीक है? वो क्या होता है? सेफ हैंड होता है, कहीं न कहीं अपने आप को सुरक्षित कर सकता है, जवाबदेही जो है उसके पास रहती है कि मैंने अकेले ये निर्णय नहीं लिया था, आपने भी कहा था, आपने भी कहा था, आपने भी कहा था। आते हैं शीघ्र प्रक्रिया के रूप में, बाबा ये गलत है, शीघ्र प्रक्रिया तो ये हो ही नहीं सकती है। इतने सारे लोग हैं, ठीक है? इतने सारे क्या, जब समूह की बात करें तो ऑब्वियसली 2 या 2 से अधिक लोग ही हैं। तो जब लोग हैं, जब यहाँ अधिक लोग हैं, विचार अधिक है, तो प्रक्रिया जल्दी कैसे कंप्लीट हो सकती है? शीघ्र तो हो ही नहीं सकता ना। शीघ्र प्रक्रिया के रूप में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम व्यक्तिगत निर्णय को याद करेंगे, ठीक है? हम व्यक्तिगत निर्णय को याद करेंगे, जो हमारा इंडिविजुअल डिसीजन है, जो हमारा पर्सनल डिसीजन है, वो हम जल्दी ले सकते हैं, लेकिन समूह के निर्णय को इतनी जल्दी नहीं लिया जा सकता है। ये शीघ्र प्रक्रिया नहीं है, याद रखिएगा, ये एक विलंब प्रक्रिया के रूप में होता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जबकि विकल्पों की खोज पर ये आधारित होता है, बिल्कुल होता है। जो सामूहिक निर्णय है, बहुत सारे विकल्प हैं, विकल्पों को खोजने की तरफ अग्रसर होता है, लोगों के विचारों को जानता है, समझता है, इनवाइट करता है और उसमें से सही विकल्प की तरफ अग्रसर होता है। तो यहाँ कई विचार हैं, कई विकल्प हैं, कई लोगों के हिसाब से हैं, तो उनमें से कहीं न कहीं खोजता है। जबकि पर्सनल जो है, एक ही व्यक्ति का विचार होता है, उसमें 2-3 विचार हो सकते हैं, उनमें से वो क्या करता है, तुरंत छाँट लेता है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके सामने था, सामूहिक निर्णय की विशेषता नहीं है, तो जब नहीं की बात करेंगे, तो याद रखिएगा शीघ्र प्रक्रिया के रूप में कदापि नहीं होता है, ठीक है? चलिए, प्रश्न संख्या 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। फैक्टर अफेक्टिंग आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है? तो निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन सा कारक है, कौन सा फैक्टर है? सबसे पहला यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या समय का प्रभाव है? दूसरे नंबर पे क्या जीवन मूल्यों का प्रभाव है? क्या ज्ञान का प्रभाव है, या क्या उपरोक्त सभी हमारे निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? प्रश्न संख्या 18 का उत्तर आप मुझे दे रहे हैं। नीलम बिश्नोई, गुड इवनिंग। चलिए क्विकली आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, वेरी गुड। 18 का आंसर सबसे पहले शाहजहां मोमिन ने शुरू किया, आरती देवी वेरी गुड, रिपू मिश्रा वेरी गुड, वेरी गुड, अमर बहादुर बुद्ध वेरी नाइस, आरती तिवारी, मनीषा योगा क्लासेस वेरी गुड, कमलेश निषाद वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए चलिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक देखिएगा, टाइम जो है, जो हमारा है इफेक्ट ऑफ टाइम, ये क्या करता है, हमारे डिसीजन को प्रभावित करता है। जो हमारे लाइफ वैल्यूज हैं, ये हमारे डिसीजन को प्रभावित करते हैं। जो हम जानकारी रखते हैं, नॉलेज भी जो है इस प्रक्रिया को प्रभावित करता है। उपरोक्त सभी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन 19 की बात करते हैं, तो बंगाल में सुबह नाश्ते में मछली बनाना, उत्तर प्रदेश में उसी नाश्ते में पराठा बनाना, राजस्थान में नाश्ते में कचौरी बनाना और मध्य प्रदेश में नाश्ते में पोहा बनाना, यह किस प्रकार का निर्णय है? बहुत ही यूनिक प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपने कहीं नहीं किया होगा, ठीक है? लेकिन बहुत शानदार प्रश्न है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यह किस प्रकार का निर्णय है? ए ऑप्शन है जीवन मूल्यों पर आधारित निर्णय, बी ऑप्शन है पारिवारिक साधन पर आधारित निर्णय, सी ऑप्शन है संस्कृतियों पर आधारित निर्णय और डी ऑप्शन है निर्णयों के अंतर संबंध पर आधारित। ठीक है, क्विकली आंसर देंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन, वेरी गुड। सबसे पहले शाहजहां मोमिन जो है वो स्टार्ट कर रही हैं, वेरी गुड। शाहजहां की तैयारी बहुत अच्छी हो गई भाई, सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम फटाफट। इनफैक्ट सारे क्वेश्चन को के आंसर देने वाली लीडर हो गई है ना, पूरे क्लास का नेतृत्व कर रही हैं। गुड इवनिंग अनमोल शर्मा, वेरी गुड इवनिंग। चलिए क्विकली आंसर दें।
क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। बिल्कुल जो जिन लोगों ने भी आंसर दिया है एकदम सही आंसर दे रहे हैं। देखिए बंगाल में सुबह के नाश्ते में मछली की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश में पराठे की बात की जा रही है, राजस्थान में कचौड़ी की बात की जा रही है और मध्य प्रदेश में पोहे की बात की जा रही है। तो बेसिकली जो है नाश्ते में क्या बनेगा ये जो है डिश यहाँ पे है। लेकिन अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये अलग स्टेट हमें दिख रहा है, ये अलग स्टेट हमें दिख रहा है, ये अलग स्टेट हमें दिख रहा है, ये अलग स्टेट दिख रहा है। तो अलग-अलग राज्यों की हम लोग बात करें तो ये राज्य जो है वो किससे संबंधित है? जैसे यहाँ पे जीवन मूल्य आधारित, सो दिस इज बेस्ड ऑन लाइफ वैल्यूज। ठीक है, तो जीवन मूल्य आधारित यहाँ पे दूसरा है बेस्ड ऑन फैमिली रिसोर्सेज। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन कल्चर and this is based on interrelationship between decisions। ठीक है, तो ये जो है जब हम इतने स्टेट्स की बात कर रहे हैं, जब अलग-अलग राज्यों की बात कर रहे हैं, तो चाहे हम बंगाल की बात करें, चाहे राजस्थान की, चाहे उत्तर प्रदेश की, चाहे मध्य प्रदेश की, ये किस पर आधारित है? तो ये जो है हमारी संस्कृतियों पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये हमारे संस्कृति पर आधारित है, हमारी भारतीय संस्कृति पर आधारित है। ठीक है, प्रदेश अलग-अलग हैं, लेकिन ये संस्कृति जो है अलग-अलग राज्यों की रिप्रेजेंट हो रही है। तो राज्य की संस्कृति प्लस हमारे देश में जो है अलग-अलग संस्कृतियों को रिप्रेजेंटेशन जो दिया जाता है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये संस्कृति आधारित है, कल्चर पर ये बेस्ड है। ठीक है, और आते हैं आज के हमारे इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 20। निर्णय लेने के लिए वैकल्पिक हलों में किसको शामिल किया जाता है? जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वैकल्पिक हल की जब बात करते हैं क्या कहते हैं हम लोग इसको? दिस इज अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे निर्णय लेने के लिए वैकल्पिक हलों में हम किसको शामिल करते हैं? ए ऑप्शन है जिसमें खतरा कम हो, बी ऑप्शन है जिसमें प्रयत्न कम हो, सी ऑप्शन है जो समय के हमारे अनुकूल हो, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्विकली आंसर देंगे। पुष्पा, अगर आपको लगता है बेटा आपको मुझसे बात करनी चाहिए, आप इंस्टीट्यूट पे देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या इसके थंबनेल पे जो है कोचिंग का नंबर है, आप वहाँ कॉल करके मेरा नंबर ले सकते हैं। एनी टाइम इफ यू नीड, कभी भी आपको लगता है मुझसे आपको बात करनी चाहिए, आप जरूर बात कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैम, आपकी पहली बार लाइव क्लास देख रही हूँ, प्रियंका लिख रही हैं। तो कैसा लग रहा है आपको लाइव क्लास देख करके भाई? लाइव क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा प्रियंका। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इसका आंसर मैं बताऊं क्विकली, आप सभी मुझे बता भी देंगे 20 में से कितने आपके करेक्ट हुए। तो निर्णय लेने के लिए वैकल्पिक हलों में हम किसको शामिल करते हैं? तो जिसमें खतरा कम हो हम उस ऑप्शन को चूज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें एफर्ट कम हो हम उसको भी चूज करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे समय के अनुकूल हो, जो समस्या है उस समस्या के समय के अनुकूल हो हम उसको भी जो है वो चूज करने की कोशिश करते हैं। उपरोक्त सभी क्या हुआ? इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 20 प्रश्नों को आज की क्लास में हमने करने का प्रयास किया। मैं ये आशा करती हूँ ये सभी 20 प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए क्विकली आप लोग मुझे बताएंगे कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए। चलिए क्विकली बताएंगे भाई। 20 नंबर का डी, बिल्कुल 20 नंबर का डी आप लोगों का सही है। आपकी दुआ है मैम, जो भी हैं सिर्फ आपकी देन है। बेटा मेरी देन तो है, लेकिन ये तारीफ आप लोगों की है कि एग्जैक्टली मैं जैसा पढ़ाती हूँ आप वैसा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एफर्ट तो देखो आपकी है,
ऑब्वियसली श्रेय मेरे को जा रहा है, लेकिन एफर्ट मैं ये मानती हूँ 100% आपका है। मेरे पढ़ाने के बावजूद अगर आप उसको नहीं पढ़ें, नहीं रिकॉल करें, नहीं याद करें, तो फिर ये फल नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली प्रयास आपका ही होता है और इसके लिए बिल्कुल आप हकदार हैं, है ना? आप हकदार हैं कि मैं आपको एप्रिशिएट करूँ, ठीक है? बहुत अच्छा प्रयास आपका रहा है। चलिए। अमर बहादुर बुद्ध, बहुत अच्छी क्लास है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए, रेणु कुमारी का 16 सही हुआ, कमलेश निषाद का 14 सही हुआ, संगम का 18 सही हुआ, वर्षा का 17 सही हुआ, चलो बढ़िया है। मंजू का 17 सही हुआ, ठीक है, वेरी गुड। योगा क्लासेस 15 सही हुआ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, मनीषा का 15 सही हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। आज का जो क्वेश्चन था, देखिए अगर आप 15 क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हैं, दैट मीन्स आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है ना? अगर आप 15 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं आज के इस 20 क्वेश्चन में से, 20 में से अगर आप 15 तक गए हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर 20 से कम आपका हो रहा है, तो एक बार इस चैप्टर को फिर से आपको रिवीजन में लेने की आवश्यकता है, ठीक है? इस चैप्टर को आप एक बार फिर से रिवीजन में लीजिएगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे डाले थे जहां आपकी नजर गई ही नहीं होगी, क्योंकि ना तो आपने कभी उस तरीके से पढ़ने की ज़हमत उठाई है, ना पढ़ाने वालों ने आपको उस एंगल से पढ़ाया है, तो मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि वहाँ आपकी नज़र ही नहीं गई। तो 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, लेकिन अगर आप 15 से नीचे जा रहे हैं, तो ये चैप्टर आपको फिर से एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना? चलिए, ओके, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सोमवार को इसी तरीके से किसी टॉपिक के ऊपर, किसी यूनिट के ऊपर। तब तक आप हमेशा की तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना। चलिए।